मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं यहाँ ठहर नहीं सकती, प्लीज़ हन्नान। दुरायना, पागल मत बनो। बख्तावर यहाँ, उसको कौन देखेगा? बैग की जिप बंद करते हुए हन्नान अपना पासपोर्ट निकालते हुए बोला, मेरी यहाँ बहन मर रही है और आपको बख्तावर की पड़ी है। वो बच्ची थोड़ी है, क्या हो गया है आपको? वो रोते हुए तेजी से बोली। आईना, बख्तावर सिर्फ सिकंदर की भांजी नहीं है, मेरी भी भांजी है। बल्कि वो मेरे लिए बेटियों की तरह है। इसलिए होश में रहकर बात करो। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हन्नान, मैंने गलत बात नहीं की। इस वक्त मेरी बहन की जिंदगी खतरे में है। मुझे उसके पास जाना है, प्लीज़, वरना ये गिल्ट मुझे मार देगा। वो अपने चेहरे को साफ करते हुए थके हुए लहजे में बोली। कैसा गिल्ट आईना? तुम वैसे भी नहीं जा सकती, प्लीज समझो मेरी जान। वो उसके कंधे को थामकर अब की बार नरमी से बोला, हन्नान, जब रमशा पाकिस्तानी पासपोर्ट के से बड़े आराम से वहाँ जा सकती है, तो फिर मैं कैनेडियन नेशनल हूँ। मुझे तो वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जाने दें और बख्तावर की फिक्र मत करें। जैसे मेरे कुछ दिन ना होने पर चाचू ने उसे संभाला, इस बार भी मेरे चाचू बख्तावर का ख्याल रखेंगे। तुम पागल हो आईना। तुम्हारे चाचू जितने भी अच्छे हैं तो वक्त के लिए खैर। अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो मान जाता, मगर हम दोनों नहीं हैं और अकेले सवाल पैदा नहीं होता। आप जब ड्यूटी पर होते थे तो घर पे कौन होता था? मेरे चाचू। और वक्त तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया? अब जब मेरी बहन का मामला आया तो आपको ये फिक्र लाक हो गई। वो बात सही कर रही थी, मगर सिकंदर ने पागल हो जाना था। एक तरफ कम मसले थे कि उससे वक्त की फिक्र सताती। हम बख्तावर को साथ नहीं लेकर जा सकते क्या? तुम पागल हो गई हो आईना। एक दो हफ्ते बाद बख्तावर की एग्जाम्स है। मुझे हुदाद भाई से बात करनी होगी। आप मत करिए, मैं करूँगी। जिस तरह आप बात करेंगे उस तरह चाचू को बहुत बुरा लगेगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मेरे चाचू अपनी जान से बढ़कर वक्त की हिफाजत करेंगे। उस पर एक खरोंच नहीं आने देंगे। अन्नान ने उसे देखा तो अपना फ़ोन लेकर बाहर आया। जमील। उससे अपने मुलाजिम को पुकारा। जी साहब। जमील किचन से निकल कर बाहर आया। हदाद साहब कहाँ हैं? वो तो जी बाहर गए हुए हैं। जमील ने आम से लहजे में हन्नान को बताया। कितनी देर हुई है? घंटा 2 घंटा तो शायद हो गया है। ठीक है, तुम जाओ। बख्तावर बीवी वापस आई? नहीं जी। ठीक है। हदाद गाड़ी से उतर रहा था जब उससे देखा ब्रूटिस की कॉल थी। उससे तेजी से कॉल उठाई। कहाँ थे तुम? मैं कब से कॉल कर रहा था तुम्हें। हाँ, वो ज़रा बिजी था। मैं अच्छा सुनो। लेकिन हदाद ने उसकी बात काटी। मैंने शावेज का नंबर ले लिया है, तुम्हें भेजा। वो शरीना का ही क्लाइंट था। ओके, अभी बाकी सबको छोड़ो। तुम्हें एक काम भेजा है बॉस ने। एक तो मैं तुम्हारे बॉस को कत्ल कर दूंगा। खुद को तो कुछ नहीं करना, बस मुझसे मुफ्त में काम करवाते रहना। ब्रूटस खामोश रहा, फिर वो सख्त लहजे में बोला। मत भूलो, तुम्हारी कीमती चीज़ तुम्हारे बॉस के पास है। जानता हूँ। और जब तक मैं अपना काम नहीं मुकम्मल कर लेता तुम लोग उसे मेरे हवाले नहीं करोगे। देखो, हमने उसे एक खरोंच भी नहीं आने दी, वो भी तुम्हारा ईमानदारी से काम करने पर। अच्छा सुनो, एक लड़की है, उस पर तुम्हें नज़र रखनी है। अब तुम लोग मुझे नज़रबाज बनाना चाहते हो? इतना घटिया समझा हुआ है मुझे। बेवकूफ़ इंसान। नज़र रखने का मतलब है उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है और कुछ हद तक उसकी हिफाजत करनी है। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। हमर जो कहा है वो करो। बस ये आखिरी काम है, उसके बाद तुम समझो आज़ाद हो। वाई थैंक यू। और ये लड़की कौन है? कहाँ से आ रही हो तुम? बख्तावर लाउंज में बैठकर अब सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर पीने लगी, जो अभी कुछ मिनट पहले जमील रख कर गया था। कि एकदम हदाद के सवाल पर रुककर उसे देखने लगी, जो सीने पर बाजू लपेटे उसे देख रहा था। वाह, अब चोर पुलिस गेम खेली जाएगी। लेकिन सॉरी, मेरी हिम्मत अभी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, लिहाजा आप जा सकते हैं। वो पानी का गिलास पीते हुए सोफे से टेक लगा चुकी थी। ये जो इतने फजूल जुमले बोलकर तुमने मेरा और अपना वक्त ज़ाया किया है, इससे अच्छा नहीं था कि बता दो कि तुम कहाँ गई थी। जहन्नुम गई थी, आपने भी वहां जाना था। उससे पहले ही गुस्सा चढ़ा हुआ था। हदाद की बात पर तो पारा आउट हो गया था। तुम किस शख्स के साथ रात के टाइम बाहर गई थी? क्यों, अगली बार आपने उनके साथ डिनर करने जाना है। तुम उल्टी पैदा हुई थी क्या? हर इंसान उल्टा ही पैदा होता है डॉक्टर। मुझे डॉक्टर मत कहो। खड़ूस फौजी ठीक है, वो ग्लास रखते हुए बोली। तुम अब किसी भी लड़के के साथ बाहर नहीं जाओगी, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लगते क्या है मेरे? और मेरा बिजनेस, मैं किसी के साथ भी जाऊं, और गैर लड़की से क्या मुराद? वो शख्स मेरा भाई है। वो उठकर तेजी से बोली। भाई की बहन अपने भाई के घर क्यों नहीं रहती? तुम्हारे तो भाई सारे रिश्तेदार हैं, मगर अपने मामू के दोस्त के घर में रहने की वजह? बख्तावर ने अपने सीने पे बाजू लपेटते उसे देखा। ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि भतीजी के ससुराल में रहने का क्या मकसद है आपका?
जबकि आपकी इतनी बड़ी फैमिली यहाँ मौजूद है। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। बिल्कुल डॉक्टर, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, वैसे ही आपका बिजनेस नहीं है। चाचू, दुरायना की बात पे हदाद और बख्त दोनों मुड़े। चाचू, आपको कसम लगे आपने उसे बिल्कुल मेरी जगह समझना है प्लीज़। वो बहुत मासूम है, उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो, वरना हन्नान मुझे नहीं बख्शेंगे। वो रोते हुए हदाद के साथ लगते हुए बोली, आईना बच्चे, क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही। चाचू प्लीज़, मुझसे अभी कुछ मत पूछिए प्लीज़। आप बस मुझसे वादा करें कि वक्त की जान से भी ज़्यादा हिफाजत करेंगे, करेंगे ना? हदाद ने उससे अलहदा किया। मुझे सच सच बताओ दुरायना, क्या हुआ? तुम अचानक हन्नान के साथ बाहर के मुल्क क्यों जा रही हो? वो जोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना चाचू, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। एकदम दरवाज़ा खोलकर बख्तावर अंदर आई तो उन्होंने उसे देखा। आप ही, क्या हुआ है? तुम बगैर पूछे किसकी इजाज़त से अंदर आई हो? हदाद को बख्तावर की हरकत पसंद नहीं। दुरायना ने हदाद से कहा वो उससे अकेले में बात करना चाहती है, जिस पे बख्तावर एकदम चौंकी क्योंकि आईना की आंखें काफ़ी सूजी हुई और सुर्ख थीं। उससे दुरायना से पूछा भी उसकी तबीयत ठीक है, तो दुरायना ने उसे तसल्ली देते हुए अपने चाचू के साथ ऊपर चल पड़ी। बख्तावर से रहा नहीं गया तो पीछे आई कि कहीं हानी मामा और उनकी लड़ाई तो नहीं है, और लड़ाई की वजह उसका वो मजाक तो नहीं था। चाचू, दुरायना ने तंबी नज़रों से हदाद को देखा। आप रो क्यों रही हैं? बताएं मुझे, हानी मामा ने कुछ कहा है आपको? दुरायना उस बच्चे की फिक्र पर मुस्कुराई। नहीं चंदा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चाचू को डांट रही थी कि मेरी बच्ची को कुछ मत कहिएगा। आप डांटते हुए रोती हैं? सच सच बताएं, कोई तो बात है। कोई बात नहीं है, तुम जाओ। हदाद इस बार भी सख्ती से कहने में बात नहीं आया। चाचू बिहेव प्लीज़, अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। आप कहाँ जा रही हैं? आप ही? दुरायना, रशिया की टिकट्स बुक हो गई हैं, हम सुबह। अनान जो कहते हुए कमरे में दाखिल हुआ था, भक्त को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। रशिया? आप दोनों रशिया क्यों जा रहे हैं? भक्त को पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उससे फिर दुरायना का चेहरा देखा, फिर हन्नान को। हन्नान भी ठीक नहीं लग रहा था। वो असल में वक्त, बस कुछ इमरजेंसी। मामा ठीक तो है ना, हानी मामा? वो डरते डरते हन्नान से पूछने लगी। हदाद ने चौंक कर वक्त को देखा। हन्नान को झटका लगा। उसे तो सिकंदर ने ये कहा था कि वो बाकू जा रहा है। हाँ वक्त, वो ठीक है और बाकू में है। तो आपका चेहरा पीला सर्द क्यों हुआ है? मामा सच सच बताएं, मेरे मामा ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? या अल्लाह, उसके मामा को कुछ होता था तो इस लड़की के दिल में कुछ होने लग जाता था। कौन मामा? क्या है हन्नान? मुझे समझ नहीं आ रही। मामा आप बोल क्यों नहीं रहे? बख्तियार, वो ठीक है, हम ज़रा इमरजेंसी में जा रहे हैं। वो बख्तावर तेजी से कमरे से निकली। हन्नान उसके पीछे आया। क्या है ये आईना? दुरायना ने हौंकों की तरह हदाद को देखा। पागल लड़की, क्या कर रही हो? वो ठीक है, तुम उसे इस वक्त कॉल नहीं कर सकती। तो आप बता क्यों नहीं रहे? मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है मामा। मैं बता रही हूँ हानी मामा, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो दुनिया को आग लगा दूंगी। उसकी आंखें नम हो गई। हन्नान ने उसे अपने बाजू में लिया। पागल, बिल्कुल ही स्टूपिड लड़की हो। वो माँ है तो मैं क्या हूँ? मेरी तो कोई परवाह नहीं है। मैं इससे नहीं बता सकता था यार, आने का भाई बीमार है, उसे देखने जा रहे हैं। ये बात हम हदाद भाई के सामने नहीं कर सकते थे। आखिर को वो चाचू हैं उसके। समझो ना यार, एक तो तुम मामा की बेटी, फौरन रजिया सुल्तान बन जाती हो। वक्त का दिल पुरसुकून हो गया। सॉरी हानी मामा। तो इससे दुरायना आप ही रो रही थी, मुझे उनके पास जाकर तसल्ली देनी होगी। दादी माँ, चुप करके कमरे में जाओ, अब मुझे अंदर जाकर संभालना है। सारा काम खराब करती हो। और खबरदार, उस गधे को कॉल की। मेरे मामा को खता तो ना कहें आप। वक्त ने रूठेपन से कहा। बहुत कुछ कहूँगा। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो लड़की। हम दोनों जा रहे हैं तो तुम्हारे गार्डियन खुदात भाई होंगे। उन्हें तंग मत करना, ना ही ऐसी बेकार सी फरमाइशें करना। और टेंट्रम तो बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारे मामा नहीं हैं। वो मेरे मामू हो भी नहीं सकते। मामा ये क्या है? इससे तो अच्छा आप मुझे घर भेज दें। ये तो जल्लाद है, जल्लाद। बिहेव वक्त, बड़े हैं वो तुमसे। वो काफ़ी अच्छे हैं, बस तुम अपनी हरकतों से बाज रहना। एक तो मेरी हरकतें ही नजर आती हैं आप सबको, और मेरे मामा हैं जिनको मेरी कोई बुराई ही नहीं नजर आती। हन्नान ने उसके सर पे हल्की सी चिपट लगाई। मेरी प्रिंसेस में बुराई है भी नहीं, बस ऊट पटंग हरकतों से बाज रहना। प्लीज़, एक हफ्ते की बात है। बस एक हफ्ते की बात है चाचू, प्लीज। अच्छा इमोशनल लड़की, रो मत। एक तो दोस्त बीमार है,
और हालत मुहतरमा अपनी बिगाड़ रही हैं। इतना भी क्या? आपको नहीं पता चाचू, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपके दोस्त सही है ना, इससे आप नहीं समझ सकते। उससे अपनी अंगूठी को छेड़ते हुए गुलूगीर लहजे में कहा। हाँ, मैं हूं ही पत्थर दिल आदमी, किसी के जज्बात समझ नहीं सकता। उससे कहने पे दुरायना शर्मिंदा हुई। मेरी बात का ये मतलब नहीं था। अब जो भी मतलब था, आपने कह तो दिया। सॉरी चाचू, उससे अपने बाल कानों के पीछे करते हुए कहा। खैर दुरायना, ये जिम्मेदारी बहुत भारी है मगर मुश्किल नहीं। तुम्हारे लिए मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, इतना तो कर सकता हूँ। बस एक स्पॉइल्ड ब्रेड को डील करना है, कर लेंगे। चाचू, आप ऐसा क्यों करते हैं? वो बच्ची है और टीनेजर्स ऐसे ही होते हैं। टीनेजर्स जज्बाती होते हैं, मगर ये मैडम एंड लेवल की चुड़ैल है। तुम्हारे लिए मैं अपनी जुबान को भी कंट्रोल कर लूंगा, होश दिली से और अच्छे से भी डील कर लूंगा। गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे? तुम लिस्ट बना लो। अदात बिगड़ गया। अच्छा अच्छा, गुस्सा तो मत हो। बस मुझे तसल्ली हो गई। वंस अगेन थैंक यू चाचू। मुझे थैंक यू मत कहो आयना, मैं इस काबिल नहीं हूँ। उसकी अजीब बात पर दुरायना ने उसे उलझ कर देखा। नहीं। आमिर ने फिर शूट किया। शेरू! सोफे चिल्लाना चाहती थी मगर वो कुछ कह नहीं सकी। सीधा दिल पर हाथ रखकर उससे अपनी धुंधली आंखों से किसी को उसका नाम चिल्लाते हुए और उसके पास आते हुए देखा। फिर उसे मजीद गोलियों की आवाज़ें आई। शेरू, भाग जाओ! वो कहना चाहती थी मगर उसकी जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही थी। शेर दाऊद सोफी की बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। क्या आमिर ने उसे शूट किया मगर वो बच गया था। वो दूसरी बार अटैक करना चाहता था मगर उसकी गोलियां खत्म हो गई थीं। शेर दाऊद ने आमिर के बजाय दोबारा अपनी बहन को देखा जो खून में लथपथ हो चुकी थी। उसके साथ दूसरी बार से आती हुई थी और दूसरी बार भी वो कुछ कर नहीं सका था। वो एकदम झुककर सोफी को उठाने लगा मगर उसका वजूद उससे बहुत भारी महसूस हो रहा था। सोफी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोफी, आवाज आ रही है ना तुम्हें? आमिर ने जब सोफी की खुली साकित आंखों को देखा तो गन उसके हाथों से छूट गई। वो खौफ से बिना सोचे समझे तेजी से पीछे भागा। बख्तावर एकदम बेहोश हो गई थी। सोफी, मैं तुम्हें। शेरू ने पहले उसकी आंखें नहीं देखी थी। आंखें देखता तो रोते हुए इतना भी बोल ना पाता। अब जब देख रहा था तो उसका पूरा वजूद बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। सोफी को जो उठाने वाले बाजू थे वो एकदम ढीले पड़ गए थे। तुम्हें अपनी बहन को मार देना चाहिए शेरू। तुम्हें वो सोचे वो वाकई हॉन्ट नहीं करते? तुम्हें वहशत नहीं होती? तुम्हें नींद आती है? मार क्यों नहीं देते शेरू मुझे? शेरू, मुझे इस अजाब से निकालो। मैं आमिर के हाथों मरना नहीं चाहती। मैं बेवफाई का दाग अपने माथे पे लगाकर नहीं मरना चाहती। शेरू, सुन रहे हो? शेरू, शेरू, किसी ने उसे झिझोड़ा। शेरू। अब किसी ने बाकायदा उसे खींचा तो वो होश की दुनिया में आया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने उसे बाजू में लेते हुए जोर से खींच लिया था। ये बाजू बड़े जाने पहचाने से थे मगर समझ नहीं आ रहे थे किसके थे। कुछ नहीं होगा शेरू, ये तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। धुंधलापन आहिस्ता आहिस्ता किसी की तसल्ली देने पर कम होता जा रहा था। वो जो खुद को अंधेरे में पा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी जो एक वक्त में भली भी लग रही थी और चुप भी रही थी। बड़ी, कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। ये सोफी और तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं है, ये बहुत मजबूत बहादुर लड़की है। ये रे तुम्हारी रे ऑफ सनशाइन। आवाज़ तो बड़े अपने की थी। सिकंदर ने उसे अलग किया तो देखा वो शख्स जो उसे गले लगाए तसल्ली दे रहा था वो कोई और नहीं, हन्नान था। बड़ी, उससे उलझकर हन्नान को देखा, फिर इर्द गिर्द के माहौल को। तुम ठीक हो शेरू? रे, रे कहाँ है? उससे घबराहट से इधर उधर देखा तो हन्नान ने उसके कंधे थामकर उससे हल्का सा झुंझोड़ा। रिलैक्स, वो तुम्हारे पास है, देखो। सिकंदर ने हल्का सा गर्दन घुमाई तो उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ी मगर ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पे देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। ये ठीक तो है ना? डॉक्टर्स ने ड्रग्स निकाल लिए क्या? फ्योना, फ्योना। सिकंदर तेज लहजे में बोला। निकाल लिया, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक रमशा को होश नहीं आ जाता। तुम बाहर चलो, हालत देख रहे हो अपनी? ऐसा लग रहा है अनकरीब मरने वाले हो। लोग क्या कहेंगे? ये है हमारा काबू? भाड़ में गया काबू। यहाँ मर रहा हूँ और मैं देखता रहूं कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी आवाज़ में नमी थी, वहशत भी, डर भी था और दर्द भी। हना ने थकी हुई सांस खारिज की। देखो यार, 2 दिन से इसके साथ चिपके हो, अभी सही तरह से चेक करने दो। हाँ, ताकि वो मार दे। अभी अभी जो थोड़ी बहुत सांस ले रही है वो भी ना ले। वो हाथ झटकते हुए तलखी से चीखा।
दाऊद, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दुरायना भी आई है, चलो मेरे साथ। फिर उन्होंने बताया कि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मर नहीं जाऊंगा मैं। अभी तो तकदीर ने मजीद बदले लेने हैं मुझसे। अगर उसे कुछ हुआ हन्नान तो मैं मर जाऊंगा। नहीं होगा उसे कुछ भी। और कभी सोचा है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? बख्तावर का क्या होगा जानते हो? वो समझती रही कि तुम्हें कुछ हुआ है। पता है क्या कहती है? मेरी माँ को कुछ हुआ तो आग लगा देगी। और यहाँ भक्त की माँ जान लेने की कोशिश कर रही है। क्या मुंह दिखाऊंगा उससे मैं, बोलो? सबसे बढ़कर इस लड़की को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम खत्म हो जाओगे इस तरह। कोई खत्म हो ना हो, वो शख्स जरूर खत्म होगा। उस आदमी को मौत जितनी तकलीफ दूंगा, मगर मौत नहीं दूंगा। बाद में डायलॉग बाजी करना। उठो, फ्रेश हो और कुछ खाने चलते हैं। रे के साथ दूरे होगी। दूरे? दुरायना? वो क्या कर रही है यहाँ? और बख्तावर, उसे कहाँ छोड़ा है? मेरे साथ आई है, रमशा की खबर उसे हो गई थी। अब चलोगे? उससे तेजी से छोटी बात करते हुए सिकंदर का हाथ खींचा। सिकंदर ने अपना हाथ झटका। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे कसम है शेरू, तुम्हें उठा लूंगा। मैंने लिहाज नहीं करना। सिकंदर ने रमशा को देखा। उसकी अभी तक आंखें बंद थीं। वो उसकी तरफ मतवज्जा हूँ। 2 दिन बात न करने का कहा था। ये आंख बंद करने की क्या तुक है? उठ जाओ रे, वरना मैं बहुत बुरी तरह ट्रैम्पल करूंगा तुम्हें। कोई रद्द अमल नहीं। सिकंदर ने लफ्ज़ सख्ती से दबा लिए। उसे कुछ करना था। उसे किसी भी तौर पर उसको ख़त्म करने वाले लोगों तक पहुंचना था। वो भाग जाएंगे। हाँ, वो उसकी कमज़ोर हालत का फ़ायदा उठाकर यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। सख्ती से मुठियाँ भींचे बिना समझे समझे उठा। कहाँ जा रहे हो? हन्नान एकदम चौकस हो गया। टू डील विद सम ब्लडी वर्म्स। उसके ग्राहक लहजे पर हन्नान समझ गया वो क्या करने वाला है। शॉवर से फारिग होकर वह तैयार हो रहा था कि हन्नान बिना नॉक के अंदर दाखिल हो गया। सिकंदर शर्ट के बटन बंद करते हुए उसे सर्द नज़रों से देखने लगा, लेकिन वो कहा कुछ नहीं था। देखो शेरू, मेरी बात सुन। ये जो तुम्हारे चेहरे पे सेनिस्टर लुक है, ये मुझे अच्छी अलामत नहीं दे रही। देखो, उसे पैसे दिए गए हैं टॉर्चर करने। सिकंदर ने परफ्यूम की शीशी उठाई और हन्नान पे फेंकी। हन्नान एकदम तेजी से साइड पे हुआ और बोतल सीधा नीचे गिरकर टूट गई। पूरा कमरा सिकंदर की खुशबू से रच-बच सा गया था। उस इंसान ने मेरी बीवी को हाथ लगाया था। छूने का अंदाज देखा था तुमने? अगर उसे जल्दी न होती, अगर मैं कमरे में मौजूद न होता, तो वो क्या कर सकता था? उसके साथ जानते भी हो, डेड बास्टर्ड ड्रग्ड माय वाइफ। सिकंदर धाड़ कर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। हन्नान ने सर तेजी से हिलाया। मुझे पता है सिकंदर, उसकी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है। मगर मैं कह रहा था, मारने से पहले ये बात अकल में जरूर बिठाना कि उससे पूछ लेना कि उसके पीछे किसका हाथ था। अपने गुस्से में इतना पागल मत हो जाना कि सिकंदर ने उसकी बात काटी। बच्चा नहीं हूं मैं। ये भात तुम्हारे स्टूपिड मशरूम पे नहीं बना। ये काबू तुम्हारे नशे कदम पे चलते हुए नहीं बना। जानता हूं कैसे बात उगलवाई जाती है। प्लीज, सोफी के कातलों वाला हाल मत करना। ये रशिया है, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। सिकंदर हंसा। उसकी हंसी में तमस्सुर और जहर भरा हुआ था। मतलब उसका दिल निकाल कर लोगों को ना दिखाऊं? मतलब उसकी गर्दन उड़ाकर अपनी दहशत ना याद कराऊं? मतलब कि उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को ना खिलाऊं? यही कह रहे हो ना तुम? तो सुनो, मैंने जब रशिया की माफिया के सामने छोटी सी उम्र में सोफी के रेपिस्ट का ये हाल किया था, तो रशिया में होकर एक कापू की हैसियत से अपनी बीवी पे हमले करने वालों को हार पहनाऊं? वो हंसा। अगर तुम्हारी ये सोच है हन्नान, तो आप पाकिस्तान वापस चले जाएं। इस मुल्क के माफिया ने मुझे इसीलिए चुना क्योंकि जब बात टॉर्चर की आती है तो मैं डेविल बन जाता हूँ। सिकंदर अंदर कमरे में दाखिल हुआ था। हन्नान उसके पीछे आया था। उसके बंदूक को जैसे ही वो शख्स मिला जिससे रमशा को ड्रग्स दिए थे, सिकंदर के अंदर का बीस जाग गया था। वो मासूम, साफ और नर्म दिल रे का सिकंदर सो गया था। हन्नान के साथ आयना भी आई थी और आयना रमशा के पास थी। रमशा की हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक वो कुछ नहीं कह सकते थे। हन्नान सिकंदर को अक्सर वायलेंस से रोका करता था, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी। बेचारी रमशा को निशाना बनाया गया था। पेन की जेबों में हाथ डाले वो आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार के करीब आया। उसकी आंखों में जहरीला सा तासुर था, होंठों में तमस्सुर से भरी मुस्कान। उसका पसंदीदा काम मारना था, लेकिन उसका पसंदीदा शुगल टॉर्चर भी करना था। वो ना हीरो था, ना ही मसीहा। वो तो बस जेविल था, डेमन था। कुर्सी की सीट का बैठते हुए उससे अपने शिकार को देखा। टांग पे टांग रख के
वो अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरने लगा। वो पुरसुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर जो आग भड़की हुई थी, जिस अजाब से वो गुजर रहा था, उसका वो खुद को कोई नाम नहीं दे सकता था। मेरे हथियार लाना बच्चों। सामने एक छोटा सा टेबल रखा था, जिसमें कटर, ट्विस्ट प्लेट, सिंपल छुरी, बॉल, स्टेक नाइफ, ब्रॉस नेकलेस मौजूद था। उस बंदे की पहले से ही हालत बिगड़ी हुई थी, अब तो तबाही सिकंदर करने वाला था। सबसे पहले क्या करें? तुम्हारी आंखें निकालूं, या तुम्हारी ये एक एक उंगलियां तुम्हारे हाथों से जुदा करूं, या फिर तुम्हारे पैरों के नाखून उखाड़ कर रख दूं, या तुम्हारी ये जुबान खींचकर तुम्हारे हाथों में दे दूं? बताओ, चॉइस तुम पर छोड़ रहा हूं। जब से उसे सीसीटीवी कैमरे में इस बंदे को रमशा को ड्रग दे करते हुए और उसको हाथ लगाते हुए देखा था, उसकी हवसभरी निगाहों ने सिकंदर को वहशी बनने में मजबूर कर दिया था। बस वो इतना खौफ फैला देगा, इतनी दहशत कि कोई किसी औरत के देखने पर भी 1000 बार सोचेगा। मेरे ख्याल से उंगलियां काटता हूं, तुम तो बोलोगे नहीं। डेविल हंस पड़ा था। अब शो टाइम था। बात सुने। अद्दात जो कॉफ़ी का सिप लेकर किताब पढ़ने में मसरूफ था, एकदम बख्तावर की आवाज़ से मुड़ा। जी कहिए। हस्बे मामूल हुदात का लहजा नरम था। अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप मेरी बात का यकीन करेंगे। हदाद एकदम चौंका, मुड़कर उस लड़की को सराहता पा देखा। वो नीली शलवार और ग्रीन छोटी कमीज से मलबूस नीला रंग का दुपट्टा पहने फ्रंट चोटी के साथ मासूम मगर गहरे कशमकश में लग रही थी। वैसे मैं चुड़ैलों की बात पर यकीन नहीं करता, मगर कहिए, मैं सुन रहा हूँ। बख्तावर ने उसे घुरा। दिल किया सामने पड़ा लैंप उसके सर पर फोड़ दे। गरीबों को चेसन मोमोवा ना हो तो। मुझे लगता है कोई मुझे जान से मारना चाहता है। हदाद एकदम रुक गया, फिर हंसते हुए बोला, वो कौन कौन नहीं चाहता? ये मजाक की बात नहीं है हदाद। आई मीन हदाद सर। बख्तावर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली। वाकई में ये तो बहुत सीरियस मामला है। खैर बताओ, क्या खाओगी लड़की? आखिर को मेरी भतीजी ने कसम दी है कि तुम्हारा ख्याल रखना है। बख्तावर ने हरकुलिस का दिया हुआ पेंडेंट हदाद के सामने किया। हदाद उससे पेंडेंट को देखा, फिर बख्त को, फिर उससे गला खंगार कर कहा, ये क्या है? आप जरा इस पेंडेंट को देख सकते हैं? कहीं इसमें कुछ है तो नहीं? सिंपल सा पेंडेंट है, क्या होना है इसमें? हदाद बड़े आम से लहजे में बोला, नहीं, ये आम सा हो ही नहीं सकता। कभी इयरिंग्स तो कभी पेंडेंट। इयरिंग्स नहीं है मेरे पास, वरना वो भी आपको दिखाते। आप प्लीज़ इसे चेक कीजिए। वो इतनी नरमी और संजीदगी से बोली कि एक लम्हे के लिए हदाद उसके चेहरे में खोस आ गया। उसकी काली लटें बार बार उसके गाल के गिर्द चक्कर काट रही थीं, जो कि हदाद को बड़ी उलझन दे रही थीं। सर प्लीज़, मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी, पहले इसे तो देखिए। बख्तावर की आवाज़ में हदाद चौंका। हाँ दो। वॉट? अब तुम बच्चे से नरमी से बात करोगे हुताद? तमांग ने बड़े गुस्से से उससे कहा, ये देखिए, ये पेंडेंट देखने में बड़ा सिंपल सा, मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे इससे माइक्रोफोन या कैमरा सा हो। इतने से पेंडेंट में भला क्या होगा? नहीं, मैं ये वली में पहन कर गई थी, उसी ने इसके जरिए देखा होगा उन्हें। वो सोचते हुए हदाद को देखकर बोली, किसके वलीमे में? किसको देखा? आप पहले देखकर तो बताएं। आपने दो आंखों वाले बंदे को छोड़कर एक आंख वाले बंदे को ये इतना भारी काम क्यों सौंपा? वो तंज करने से बात नहीं आया, क्योंकि इस घर में इस वक्त आप मौजूद हैं और मामा ने मेरी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। आपको बहुत शौक था हीरो बनने का, तो सोचे टेस्ट कर लूं। ये मजाक था मुझे टेस्ट करने का। हदाद ने पेंडेंट को उंगली की पोरों से छेड़ते हुए तुंद से कहा, देखें, जैसे मेडिकल का टेस्ट होता है, जैसे सीएसएस के इम्तिहान होते हैं, जैसे आईएसआई में जाने के लिए टेस्ट पास करना होता है, बिल्कुल उसी तरह एक अच्छे गार्डियन का टेस्ट पास करना होगा आपको। और पहला लेवल ही ट्रस्ट का होता है। क्या मुझ पे भरोसा करते भी हैं कि नहीं? कल के वाक़ये को देखा जाए तो बिल्कुल नहीं करते। शायद आप ही की बात पर आप में तब्दीली आ गई हो। अर्थात उसकी बात पर उसे देखता रह गया, फिर संभल कर बेसारी से बोला, कुछ भी नहीं है इसमें, वहम है आपका। दूसरी उंगली नीचे गिरी और बंदे की दिलखराश चीखें कमरे में गूंज उठी। बताओ मुझे, किसने मेरी बीवी पर हमला करवाया? अब वो कटर तीसरी उंगली पर ला रहा था। किसी ने भी नहीं करवाया। वो दर्द से चिल्लाया। सिकंदर ने उसके जबड़े पर जोर से मुक्का मारा और उसका जबड़ा पकड़कर घुर्राया। नहीं नहीं, तुम जैसे कमीने पैसे के बगैर सांस नहीं लेते, तो किसी को ड्रग देना तो दूर की बात, वो भी कापो की बीवी। बताओ कितने पैसे दिए हैं उसने?
वो कटर पे हल्का सा दबाव डालने लगा। बोलो, वरना तीसरी उंगली को तड़पा तड़पा कर तुम्हारी हाथों से जुदा करूंगा। जब उससे कोई जवाब नहीं दिया तो सिकंदर को ये काम करना पड़ा। हन्नान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये आदमी जरा भी नहीं घबराता था क्या? शेरू को जब भी किसी को टॉर्चर करते हुए दिखता था तो पता नहीं क्यों अपने दोस्त के लिए उसका दिल दुखता था। क्या था, क्या से क्या दुनिया ने उसे बना डाला। वो बंदा चीख रहा था, उससे कह रहा था छोड़ दो, मगर सिकंदर ने ठान लिया था वो उसे बिल्कुल नहीं बख्शेगा। हन्नान को आयना का व्हाट्सएप मैसेज आया। खोलकर चेक किया तो पढ़ते हुए जोर से चीखा। शेरू, रे को होश आ गया। सिकंदर जो उसकी तीसरी उंगली को जुदा करके पीछे हुआ था, एकदम हन्नान की बात पर उसके अंदर का भेड़िया कहीं सो गया था और रे का सिकंदर जाग उठा था। आराम से, पानी चाहिए? रमशा ने नफी में सर हिलाया। उससे एस का साइन बनाकर सिकंदर के बारे में पूछा था। किसी काम से गए होंगे, आते होंगे, कहीं ट्रैम्पल करने तो नहीं गया? क्या? तुराना ने नासमझी से रमशा को देखा। रमशा ने मुक्का तान कर उसे दिखाया। मतलब तुम कह रही हो सिकंदर भाई किसी की कुटाई करने गए हैं? रमशा ने सरस्वाद में हिलाया। नहीं यार, बस चेंज करने गए हैं। हालत बहुत बुरी कर ली थी उन्होंने। रमशा के दिल को कुछ हुआ। वो जानती थी कि वो आदमी कितना पागल है। पता नहीं क्या हशर किया होगा। कॉल करो हन्नान भाई को, अभी आ जाएंगे यार। वो आगे से कुछ कहने वाली थी कि दरवाज़ा धाड़ से खुला और कोई तेज फोर्स से अंदर आया और रमशा पे हमला किया। आराम से सिकंदर भाई। तुराना तो डर के सीने पे हाथ रखते हुए पीछे हुई। रमशा भी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसे अपने साथ लगाते हुए जोर से भींच चुका था। आईना का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि हन्नान जो अंदर आया था वो उस पागल और दीवाने को देखकर तासुब से सर हिलाते हुए हंस पड़ा। ये नहीं बदलेगा। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच अल्लाह, आपने मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। आंखें जोर से बंद करके कहते हुए उससे रमशा का सर बार बार चूमा। डीजा वो सी फीलिंग एक बार फिर गुजरी थी जब रमशा ने अपनी जुबान खोली तो और सिकंदर उसके कंधे पे सर रखकर रोया था। आज कुछ वैसा ही लग रहा था, लेकिन इस वक्त सिकंदर रो नहीं रहा था बल्कि खुश था। खुशी से तो बाकायदा उसका जिस्म भी कांप रहा था। उसकी रेह वापिस आ गई थी। अल्लाह ने उसको इम्तिहान में नहीं डाला जो वो बर्दाश्त न कर सकता। दूरे, मेरे साथ बाहर आना। उसे पता था सिकंदर उन दोनों के सामने भी लिहाज नहीं करेगा, इसीलिए दुरायना को बाहर आने को कहा। दुरायना के चेहरे पे खैरी शरारती मुस्कुराहट थी, चेहरा भी सुर्ख हो चुका था। सिकंदर ने उसे अलग किया और उसे गाल थाम कर खुद को यकीन दिलाया कि उसकी रेह जिंदा सही सलामत मौजूद है। बेकाबू दिल से उसे रमशा पर मोहब्बतों की बारिश करना शुरू कर दी।